अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मैं हूँ मुनीबा आसफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, सेहत में भी बेहतरीन होंगे। और जनाब बहुत ही खूबसूरत और मुक़द्दस रात हम लोगों ने कल गुजारी है और उसके बाद उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं उनका आज का दिन बहुत बहुत खूबसूरत गुज़रे, खूबसूरत रात गुज़री है। और गुज़श्ता शब हम सब के लिए एक बहुत अहमियत वाली रात थी। ये वो रात थी जिसमें रसूल कायनात ने खालिक़ कायनात से अर्शों के पार जाकर मुलाकात की थी। और ये रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और उनकी शान की मुँह बोलती सबूत भी थी। इस रात के वाक़यात से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने हबीब से कितनी मोहब्बत करता है कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधा अपने पास बुलाकर मुलाकात का शर्फ बख्शा। और ये कितने मकाम और मर्तबे की बात है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जनाब जिब्राईल ने एक मकाम पर आगे जाने से भी मना कर दिया था कि यहाँ से आगे मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता। मगर ये शान रसूल पाक की थी जिसको वहाँ पर भी जाने की इजाज़त थी जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला मौजूद थे। और अगर उस रात के तक़द्दुस की बात करें तो हमें याद रखना चाहिए कि उसी रात के वसीले से अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को ये एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा दिया था जिसका नाम है नमाज। और रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। मगर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नमाज़ें कम करवा कर 5 करा दी। और उस दिन के बाद से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने अपनी उम्मत को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। अब हमें बतौर मखलूक और बतौर उम्मती उस तोहफ़े को सदके दिल से कबूल करना चाहिए और उसको हर हाल में कायम रखना चाहिए, क्योंकि नमाज हम पर फ़र्ज़ तो है ही है मगर ये हमारे प्यारे रसूल का दिया गया एक तोहफ़ा भी तो है और साथ ही साथ में तोहफ़ा देने वाला भी ख़ुद अज़ीम तरीन है। तो वाक़ई मेराज हमें ये सबक देता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अल्लाह ताला के लिए नामुमकिन हो और जिसको जब चाहे वो किसी भी मर्तबे पर फाइज़ कर सकता है। मूसा से तो अल्लाह पाक तूर के मुकाम पर कलाम किया करते थे, हम कलाम हुआ करते थे, मगर ये मर्तबा हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है कि अल्लाह ने उनको अपने सामने बुलाया, सीधा अपने अर्श पर बुलाया। तो हमें चाहिए कि जनाब हम इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए मेराज के इस तोहफ़े की लाज़मी पाबंदी करें और किसी भी सूरत में नमाज को ना छोड़ें। और वैसे भी नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है, सिर्फ़ इस तौर पर नहीं हमें पढ़नी चाहिए कि जनाब सिर्फ़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है या हमारा एक मज़हब का या दीन इस्लाम का एक अहम फ़रीज़ा भी है, बल्कि ये भी पढ़ना चाहिए कि उससे आपको सुकून मिलता है, आपको इत्मीनान मिलता है। आप अल्लाह के सामने जब सजदे में जाते हैं उसके साथ रूबरू होते हैं, हम कलाम होते हैं नमाज के थ्रू, तो ये आपको दिली सुकून देता है। आपकी बहुत सारे मुश्किलात जो है ना वो उस वक्त ख़त्म हो जाती हैं जब आप अल्लाह के सामने सजदे में जाते हैं। तो इसलिए भी हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा अहवाल था कि जनाब शब मेराज के ऊपर कि बड़ी खूबसूरत रात थी। हमारे जितने भी मुसलमान थे सब ने इस रात को भरपूर इबादत में गुजारा। अल्लाह पाक की बरकतें रहमतें हमने समेटने की कोशिश की और अल्लाह पाक हमें ये तौफीक दे कि हम आगे भी इसी तरह चलते रहे। तो जनाब ये आज का हमारा पैगाम था। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ अब बात कर लेते हैं अपनी स्किन केयर के हवाले से। ख़ास तौर पर आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हम सुनते आ रहे हैं कि जनाब स्किन के हवाले से फ़लाँ ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स हैं तो लेज़र ट्रीटमेंट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि आप हेयर रिमूवल के लिए लेज़र आपको कराना चाहिए। लेकिन लेज़र भी इतने ज़्यादा हैं मार्केट में, यहाँ पर वो कह लें कि उसके ट्रीटमेंट्स हैं कि समझ
नहीं आती है कि कौन सा लेज़र कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए और किससे कराना चाहिए, कौन स्पेशलाइज्ड होता है इसके अंदर। तो आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि अगर आपको एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं या और किसी तरह का ज़ख़म है जिसका निशान रह गया है, क्या उसको ट्रीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लेज़र्स। और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या आपको कुछ गंजपन का शिकार आप हो रहे हैं तो क्या उसमें भी लेज़र्स यूज़ किए जा सकते हैं कि नहीं यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसमें बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक सर्जन भी हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब लेज़र के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि फ़लाँ लेज़र है। मैंने आज तक जो सुना है वो हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में ही सुना है कि उससे बाल, मतलब आपके अगर फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर, फेशियल हेयर्स है तो आप उससे रिमूव करवा सकते हैं। बट ये लेज़र होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें, क्या टूल्स जो है ना वो यूज़ होते हैं? जी देखें, लेज़र एक मशीन है। अच्छा। और ये लाइट निकालती है। ओके। लेकिन ये वो लाइट है, काफ़ी दफ़ा नज़र आने वाली लाइट होती है और काफ़ी दफ़ा नज़र ना आने वाली लाइट भी हो सकती है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेज़र की जो लाइट है वो एक ख़ास रंग की होती है और वो ख़ास चीज़ में अब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्लैक हेयर हैं उनमें लेज़र की खूबसूरती है कि अगर आप कहीं करते हैं, अपनी नीडलिंग करते हैं या आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो नीडल एक जाएगी और वहाँ पे जब नीडल बड़ी हॉट होगी वो बाल को जलाएगी तो वहाँ निशान छोड़ जाएगी। और इर्द गिर्द की जिल्द भी जलेगी जी। लेज़र की खूबसूरती ये है कि वो साइडों वाली जिल्द को नहीं जलाएगी क्योंकि उसने एक ख़ास रंग में अब्जॉर्ब होना है। अच्छा। तो बचपन में, आप तो मेरे से बहुत छोटी हैं, तो जब हम बचपन में थे तो वहाँ पे हम देखते थे, स्टार ट्रैक की मूवीज़ बड़ी देखते थे। अच्छा। तो उसमें जो लेज़र होती थी वो जब जाते थे तो जो आपके दुश्मन होते थे उनका ख़ास कलर होता था, कलर को सिर्फ उन्हीं को मारती थी और किसी चीज़ को नहीं ख़त्म करती थी। तो ये एक्चुअली वो तो फिक्शन थी, साइंस अब सचमुच यही है कि लेज़र ने जिसको अगर रेड आपने मार्क को ख़त्म करना है किसी के, या रेड बर्थ मार्क को कम करना है तो सिर्फ रेड बर्थ मार्क को जलाएगी और उसको ख़त्म कर देगी। बाकी साइडों वाली जेल जो है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह जो आंखों की लेज़र हम यूज़ करते हैं बालों के लिए, तो एक ख़ास लेज़र ख़ास मकसद के लिए यूज़ हो सकती है। और वो बड़ी फोकस्ड होती है। ओके। वो लेटरल थर्मल डैमेज नहीं करती। अच्छा, मुझे लगता था कि शायद एक ही लेज़र और वो सब चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। नहीं, वो यही जो है ना, यही बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, और इसलिए आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक चुना आपने कि ताकि लोगों को पता चले कि मुख्तलिफ लेज़र जो हैं वो लेज़र की खूबसूरती है कि एक लेज़र एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूजुअली यूज़ नहीं करते हम। अच्छा। क्योंकि वो बड़ी फोकस्ड है, बहुत ही स्पेसिफिक है फॉर दैट पर्पस। अच्छा, मतलब वो एक मशीन की तरह है। मशीन वो है ही मशीन, और मशीन से एक खास किस्म की लाइट निकलती है जो कि बहुत ही हाई पावर्ड होती है। जिस तरह फ्लैश लाइट होती है ना आपकी कैमरे की, समझ लें उसी तरह की लाइट निकलती है। वो अगर आंखों में चले जाए तो नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए हम जब भी पेशेंट को लेज़र करते हैं आंखों पे एक खास किस्म की ऐनक पहना देते हैं, या वो लोहे की बनी होती है या प्लास्टिक की बनी, ताकि लेज़र उसके थ्रू ना गुजरे। लेज़र इवन आंखों के, आपने देखा होगा, आंखों के ऐनक उतारने के लिए यूज़ होती है, कैटरेक्ट के लिए यूज़ होती है जी। तो लेज़र जो है वो तकरीबन 50 किस्म के डिफरेंट लेज़र्स हैं, और वो सारी लेज़र जो हैं वो एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होती। 2-3 लेज़र हैं जो लेज़र हेयर रिमूवल के लिए इस्तेमाल होती हैं, एक लेज़र है जो आपके झुर्रियों के लिए इस्तेमाल होती है, एक लेज़र है जो आपके एक्नी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, एक है जो रेड बर्थ मार्क्स के लिए यूज़ होती है, एक है जो ब्राउन बर्थ मार्क्स के लिए यूज़ होती है, एक है जो आपकी रिंकल्स के लिए यूज़ हो सकती है, लेग वेन्स के लिए यूज़ हो सकती है। जी जी जी। ओके, तो उनको एक ही तरह से यूज़ नहीं करना, वो भी स्पेशलाइज्ड पर्सन अगर यूज़ करे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है। अच्छा, इन जनरल हम क्या यूज़ कर सकते हैं लेज़र को कि नहीं यूज़ कर सकते? जी, एक है लेज़र, फ़र्ज़ करें आपके जिल्द पे धूप में जाने से और बहुत छोटे छोटे तिल टाइप पड़ गए हैं जिसको हम एक्टिनिक लेंटिजिनीज बोलते हैं, यानी आपके फ्रैकल्स पड़ गए हैं, और या थोड़ा सा एजिंग प्रोसेस से आपकी जिल्द थोड़ी सी ढीली हो गई है, हल्का सा आपके रिंकल्स पड़ गए हैं, तो उनके लिए जो है वो CO2 लेज़र रीसर्फेसिंग हम उसको बोलते हैं, वो यूज़ की जा सकती है। अब आपको ये भी साथ देखना है कि हर लेज़र की जो क्वालिटी है वो सेम नहीं है। अच्छा। कुछ लेज़र्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में बनी हुई है, वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेज़र्स हैं। कुछ ये हैं कि कंपनी अमेरिकन है लेकिन वो बनवा चाइना से रही है, जिस तरह आपका आईफोन बनता वहाँ डिज़ाइन होता है, चाइना में बनता है, उसकी भी क्वालिटी ठीक है। कुछ ऐसी लेज़र हैं जो बहुत ही लो क्वालिटी की लेज़र्स हैं, उनसे जब कभी आप इलाज कराने जाते हैं और आपको लगे कि कहते हैं ना समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो अगर आपको लगे कि बहुत ही सस्ती कोई चीज़ हो रही है
तो उससे ज़रा तो भाई परहेज कैसे करें। पता चलेगा कि ये सस्ता लेज़र है और इससे कोई नुकसान हो सकता है? कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे जी, पता चल जाए? उनसे आप डॉक्टर साहब से ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब की अपनी तालीम क्या है लेज़र के बारे में। अच्छा, उन्होंने सीखा किससे, ठीक कब है, सीखा, कैसे ठीक है। सीखा, क्या कि 2-4 घंटे का कोर्स करके, या वो जो लेज़र की जो कंपनी है जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है कि उनसे तो नहीं सीख लिया कि डॉक्टर साहब हाँ। ने। तो ये पूरी तालीम जो है, हम आम तौर पे अमेरिका में 2 तरह से ये तालीम हासिल करते हैं। या तो हम पहले डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और उसके बाद किसी सीनियर डॉक्टर के साथ साल, 2 साल, 3 साल काम प्रैक्टिस करते करते हैं, जी। प्रैक्टिस करते हैं और उसको हम फेलोशिप बोलते हैं, तो उसमें सीखा जा सकता है। या ये कि अगर आपने कोर्सेज में सीखा है तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज करने पड़ेंगे, फिर चूंकि एक लेज़र तो है नहीं और उसका इफेक्ट भी उसी वक्त पता नहीं चलना। Obviously, जी। आपने आज जो बोया है वो काफ़ी दिनों के बाद उससे काटा जाएगा, तो इसका मतलब जो आपने आज लेज़र किया है हाँ। उसका इफेक्ट आते आते कुछ दिन लगेंगे और true। वो जब तक आपने वो देखे ना उन सारी स्टेजेस पेशेंट के हीलिंग की, कि फ़र्ज़ करें आज हमने किसी का लेज़र हेयर रिमूवल किया और वो महीने के बाद आई और वो कहते हैं जी मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। जिस तरह लेज़र जब करते हैं तो सारा फ़र्क उसी वक्त नहीं आ जाता, वो हमें महीने के बाद पता चलता है कि पहले 100% हेयर थे, अब 80% रह गए। अच्छा। या पहले झुर्रियाँ ज़्यादा थी, हम कम रह गई। अच्छा। या पहले अगर फ़र्ज़ करें कोई टैटू रिमूवल जो है हाँ। वो भी हम लेज़र से ही करते हैं। ठीक है। अगर किसी के फ्रैकल थे या दाने थे, इवन जो एक्नी है, एक्नी अगर ठीक ना हो रहे हो, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे और आप खाने वाली कोई दवाई नहीं खाना चाहते, आप कहते हैं मेरा मैदा ख़राब हो जाता अच्छा। है या उसकी कोई मुझे नुकसान पहुंचाती है। किसी भी नौयत की एक्नी हो सकती है, हार्मोनल एक्नी को हो या कोई भी एक्नी हो, वो इससे जी, हील हो सकती है। एक्नी उससे ठीक हो जाती है। अगर हमें पहले देखना ही होता है कि एक्नी किस नौयत की। अगर अच्छा, हार्मोनल एक्नी हो हाँ। तो उसका इलाज थोड़ा सा डिफरेंट होता ठीक है। अगर ऐसी एक्नी हो जो कि इससे तो ठीक नहीं हो रही, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आइसोट्रेटिनोइन एक दवाई होती है ओरल, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं, तो हम उस पर भी नहीं जाना चाह रहे, तो लेज़र से हम एक्नी को ठीक कर सकते हैं, दानों को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके स्कार्स भी बहुत से होते हैं ना, एक्नी स्कार्स रह जाते हैं ब्लैकिश से, वो वाले किस तरह से हो सकते हैं? जो एक्नी स्कार्स हैं वो देखें, सबसे आसान काम है एक्नी को ठीक करना। एक्नी को ना ठीक करना आजकल के दुनिया में तो मैं इसको गुनाह ही समझूंगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी आसान ट्रीटमेंट्स आ गई हैं और इतनी सस्ती ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि एक्नी को ना इलाज करना ज़्यादती होगी। अच्छा। अब अगर एक्नी का इलाज कर लिया लेकिन निशान फिर भी रह गए हैं, तो निशान भी हम काफ़ी दफ़ा दवाइयों से भी ठीक कर सकते हैं। कुछ लेज़र हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा निशानों को ठीक कर देती हैं। उसमें अरबियम ग्लास लेज़र बोलते हैं, अरबियम याग लेज़र बोलते हैं और साथ CO2 लेज़र हैं। ये 3 लेज़र ऐसी हैं जो आपके जो गड़े पड़े होते हैं उनको काफ़ी हद तक वो सीधा कर देती हैं। फिर कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे आपके निशान ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो काफ़ी हद तक उसका फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें, निशान को ठीक करना एक्नी को ठीक करने से 100 गुना मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दानों का इलाज शुरू में करवाया जाए। उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपका निशानों तक पहुँचे। और काफ़ी दफ़ा लेज़र सिर्फ काम नहीं करेगी, हम उसको सबसिजन कहते हैं। जो निशान हैं वो नीचे जाके जुड़ गए होते हैं निचली जिल्द के साथ, उसको जब तक उससे डिसोशिएट ना करें, जिसको हम सबसिजन बोलते हैं, जब तक कि आप उसको उखेड़े ना वहाँ से, निशानों पर नहीं आते। और हम उसके अंदर फिर काफ़ी दफ़ा फिलर भर देते हैं ताकि वो सीधे दिखाई दें। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये तो डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट्स है ना, अब तो लेज़र मशीन्स जो हैं वो इतनी पोर्टेबल भी आ गई हुई हैं कि घर में भी बहुत से लोगों ने रखी हुई होती हैं कि वो खुद से भी उन लेज़र मशीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या उनका यूज़ करना चाहिए, वो हमारे लिए सही है या नहीं है? देखिए, 90% जो मशीनें इस वक्त अवेलेबल हैं वो इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, वो इफेक्टिव नहीं है। वो सिर्फ आपके चंद दिनों के लिए बालों को ख़त्म करेंगे, लेकिन मुस्तकिल नहीं ख़त्म कर सकती, क्योंकि उनका एक तो स्पॉट साइज बहुत छोटा होता है और वो लेज़र्स नहीं होती बल्कि IPL डिवाइसेस उसको बोलते हैं, इंटेंस पल्स्ड लाइट। अच्छा। जो ये लाइट है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट होती है। कहते हैं ना, इंटेंस का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पल्स का मतलब थोड़ी सी देर के लिए वो ऑन एंड ऑफ होती है। अब ये जो जितनी भी ये जो मशीन्स आई हैं ये यूजुअली चंद बालों को तो ठीक कर सकती हैं, क्योंकि उनका स्पॉट साइज यानी उसका जो डायमीटर है जिसने जाके जिल्द पे लगना बहुत छोटा है। आमतौर पे हम अगर लेज़र को यूज़ करते हैं तो एक कॉइन साइज होता है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर का कम से कम साइज होता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। वो एरिया पूरा जो है वो ट्रीट हो सकता है। अगर आप बहुत छोटा सा एरिया ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो वो तो आपको पूरा दिन लग जाएगा फेस को करते हुए। सेकेंड चीज़ ये है कि जो लेज़र्स हैं वो इंटेंस पल्स लाइट से कोई लाख गुना ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अच्छा। हमारी स्किन में, क्योंकि हमारी स्किन जो है ये इंटेंस पल्स लाइट से, अक्सर हमारे पास लोग आते हैं जो छोटे छोटे निशान पड़े होते हैं जहाँ पे उन्होंने खुद से ये लाइट से किया होता है, हाँ। वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। ओके। तो मेरे ख्याल में चंद पैसे बचाने की खातिर उस पर नहीं जाना चाहिए। ये दुनिया में सिर्फ गोरों के
वाइट यानी थोड़े से ब्लॉन्ड बालों के लिए तो किसी हद तक ठीक हो सकती हैं ये जो हैंड हेल्ड डिवाइस है, लेकिन हमारे बालों में और हमारी स्किन में ये बहुत ही काफ़ी दफ़ा नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ सर्टेन रीजंस है जिसकी वजह से बाल गिरे हो, तो उसकी वजह से हम लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो वो कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं? जेनेटिक हेयर लॉस है मर्दों में या ख़वातीन में जनरलाइज्ड हेयर लॉस होता है, जिसमें कि उनमें किसी चीज़ की कमी थी, वो हमने पूरी कर दी, हाँ। लेकिन बालों की ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो रही थी, तो हम बालों को स्टिमुलेट करने के लिए लेज़र इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जो जेनेटिक हेयर लॉस है उसमें फ़र्ज करें दवाइयाँ दे भी दी, खाने वाली भी अब तो मौजूद हैं, लगाने वाली भी मौजूद हैं, वो भी कर ली, और पेशेंट कहता है जी मुझे अभी पेशेंट इतना ज़्यादा बाल नहीं उसके कम हुए कि उसके हम हेयर ट्रांसप्लांट करें, तो हम ये लेज़र यूज़ कर सकते हैं। मतलब ख़वातीन में ख़ास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है अगर वो पहले वजह मालूम कर ली जाए, क्योंकि ऐसी वजह तो नहीं है जिसको ठीक करने से ये ठीक हो जाए। अगर फर्ज करें अगर किसी को आयरन की कमी है तो उसको ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लेजर्स कर दें। हाँ, तो वो रिपोर्ट के थ्रू ही आपको पता चल सकता है। अच्छा, दूसरा नेल फंगस का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, खासतौर पर नेल के साइड्स पे फंगस हो जाती है या खासतौर पर पैरों के नेल्स में हो जाती है, तो उसका भी ट्रीटमेंट है थ्रू लेजर्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे ना लेज़र के बहुत सारे ऐसे नए फ़ायदे हैं जो कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 80-90% पब्लिक को पता ही नहीं है। और हमें सिर्फ यही है कि शायद जो फेशियल हेयर से के रिलेटेड ही लेजर है और किसी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अक्सर क्लिनिक्स पे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, एक डॉक्टर काम कर रहा होता है, इतने ज़्यादा डॉक्टर नहीं होते कि एक लेज़र का इस तरह इस्तेमाल हो सके, उसको अफोर्ड किया जा सके, बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। हम लोग जिस तरह 10-15 डॉक्टर अंडर वन रूफ काम करते हैं, तो हमारे लिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेना आसान होता है, चूँकि इतने सारे डॉक्टर इस्तेमाल करेंगे तब उसका कहीं फिजिबिलिटी बनती है। तो उसमें जो नए लेज़र्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा और अब नई ऑप्शंस आ गई हैं, और ये हर महीने हमें कुछ नया पता चल रहा होता है लेज़र्स के बारे में, बिकॉज दीज आर रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो उसमें फ़र्ज़ करें अब आपको फंगस अगर किसी को है, दवाइयाँ आम तौर पर नेल के थ्रू फंगस को ठीक नहीं कर सकती, चूँकि दवाइयाँ पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसके थ्रू गुजर नहीं सकती, नेल के थ्रू गुजरना दवाइयों के लिए मुश्किल होता है। हम फिर भी दवाइयाँ इस्तेमाल लगाने वाली भी पहले करते हैं, ताकि खाने वाली जो हैं फंगस की दवाइयाँ काफ़ी तो उनसे ना लिवर पे असर हो सकता है, तो हमें साथ साथ लिवर का भी तो ख्याल रखना है। तो अगर कोई पेशेंट हो जो कहे कि जी मैंने दवाइयाँ खाने वाली नहीं खानी या मुझे वो सूट नहीं कर रही, तो हम फिर लेज़र के ज़रिए फंगस का इलाज कर सकते हैं, और वो बड़ा इफेक्टिव है। ऐसे लेज़र को यूज़ करते हैं जो फंगस को मार देता है, वो बाकी नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ फंगस को हीट करके मार देता है, और उसके बाद जो बाकी जब आपका नेल निकलना शुरू होता है वो नॉर्मल शुरू हो जाता है नेल निकलना। अच्छा, दूसरा ये भी थोड़ा सा लोगों को ना माइंडसेट क्लियर कर दें। लोगों को लगता है कि शायद जो उसके अंदर से रेज निकलती है, ये जो लाइट निकलती है, उससे शायद बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती होगी, या जब वो हमारे फेस पे लगती है, हेयर रिमूवल के लिए भी करते हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा जलन होती होगी या कुछ जल जाता होगा या कोई ऐसे प्रॉब्लम होता होगा। वाकई ऐसा है या नहीं है, या उसका पता ही नहीं चलता है? देखें, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर तो डॉक्टर उस लेज़र का माहिर है और उन्होंने लेज़र के बारे में पढ़ा हुआ है और उनको तजुर्बा है, तो फिर तो जिल्द के जलने का चांस जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अच्छा ना होने के बराबर है। ठीक है। लेज़र जो है वो जहाँ पे उसने अटैक करना होता है उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को उसको जलाना नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी दफ़ा हल्का सा साइडों पे भी लेज़र की रेज जाती हैं। अच्छा। उसके लिए हम कूलिंग इस्तेमाल करते हैं। लेज़र में आजकल इतनी इफेक्टिव कूलिंग डिवाइसेस आ गई हैं जिसकी वजह से साइडों वाला हेयर नहीं जलता, लेकिन अब जो हेयर ने तो जलना है, तो हेयर के जलने का जो हल्का सा जिस तरह रबर बैंड आपके जल्द पे जब आप रबर को एक दसम से तो वो जो फीलिंग है वो हो सकती है। अच्छा। अब वो जो है उसके लिए हम थोड़ी सी देर पहले एक हल्की सी नमिंग क्रीम लगा देते हैं। हाँ। अब लेकिन नमिंग क्रीम अगर बहुत ज़्यादा लग जाए तो उसका भी नुकसान है, क्योंकि आपको फिर जलना महसूस ही नहीं होगा। एक्चुअली वो जो हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन हो रही होती है, हल्की सी पेन हो रही होती है, वो डॉक्टर के लिए ये देखने के लिए क्या जिल्द के जलने का चांस तो नहीं है, वो बड़ा इफेक्टिव टूल है हमारे लिए। अच्छा। हमें पता चल जाता है, हम पेशेंट से पूछते हैं अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रही है तो आपने हमें बताना है। अच्छा। तो वो जलने से पेशेंट को, और अगर ज़्यादा हो तो उसको हमें पता चल जाता है। मतलब वो आपके लिए एक इंडिकेशन होती है कि भाई वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी जी बिल्कुल। और इसी तरह जब हम बच्चों के, अब तो हम बहुत छोटे बच्चों का लेज़र कर लेते हैं, जिस तरह बर्थ मार्क्स हैं, जो रेड बर्थ मार्क्स हैं, वो हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। लोग समझते हैं जी कि माँ प्रेग्नेंट थी और वो सूरज ग्रहण में गई, और ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे ये मिथ्स हैं। और वो जो बच्चे हैं वो बेचारे वक्त पे हमारे तक पहुँच ही नहीं पाते,
कि जब उनके हम हेमेंजियोमस को या पोर्ट वाइन स्टेन इसको बोलते हैं, अच्छा, कि वो पूरा यहाँ पे आमतौर पे फेस पे रेड होता है मार्क। इसी तरह जो रोजेशिया है, दानों के खास किस्म है जिसमें जिल्द का जो सेंटर एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दाने बन जाते हैं, तो उसको भी हम लेज़र से बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली पल्स डाई लेज़र से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये तमाम तर जितने भी कंसर्न्स हैं आप लोगों के, वो हेयर रिमूवल के हवाले से हो जाए, एक्नी स्कार्स, एक्नी या किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से हो जाए, वो ट्रीटमेंट हम लेज़र के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हाईली प्रोफेशनल बंदे से आपने कराना है, तभी वो ट्रीटमेंट कामयाब हो सकेगा, वरना आप अपनी स्किन को ख़राब भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। लेजर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, डिफरेंट लेजर्स के ऊपर हमने बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ मुआशरी तरक्की के हवाले से बात कर लेते हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से जनाब शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने कल उनके जो गवर्नर हैं उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया गया कि जनाब शरह सूद 1% कमी के बाद अब 12% पर आ गई है, और दिसंबर 2024 की यानी कि लास्ट ईयर की बात अगर की जाए तो महंगाई की शरह जो थी वो 4.1% रही, और जून 2025 तक महंगाई हदफ से ज़्यादा 9% रहने का भी इम्कान है। तो हमने अब इस पे बात करनी है कि शरह सूद में कमी तो वाकई हो गई है, या ऐलान किया जा रहा है कि कमी आ जाएगी, तो ये अच्छी खबर भी है। तो इससे जनाब ताजिरों के लिए कितना फ़ायदा होगा, एक आम शख्स को इससे कितना फ़ायदा होगा, हुकूमत को ख़ुद इससे कितना फ़ायदा होगा, इसके ऊपर हमने आज बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद हैं, अब्दुल कादिर मदनी मौजूद हैं, दोनों नुमाइंदगान हैं लाहौर न्यूज़ के। उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। शुक्रिया। और अब्दुल कादिर, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। दोनों ठीक हैं, एहतजाज तो नहीं रिकॉर्ड कराना आपने। तो जाहिद साहब, आप ही से स्टार्ट करूँगी। अच्छी खबर आ गई है कहीं ना कहीं सबके लिए भी, ताजरों के लिए भी, कि शरह सूद में कमी वाक़ई हो रही है। ऐलान हुआ है या हो गई है, ये बताएं पहले। देखें, कहा जाता है कि बहार का मौसम है, वैसे भी आने वाला। अच्छा। तो माशी फ्रंट पे भी कुछ ना कुछ बेहतरी के इशारे नज़र आ रहे हैं। ओके। जो बेसिक 4-5 इशारे होते हैं उनमें यकीनी तौर पर बेहतरी नज़र आ रही है, जो कि इस हुकूमत को क्रेडिट दें आप या पूरे सिस्टम को क्रेडिट दें, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ किसी हद तक बेहतरी हुई है। मसलन ये जिस शरह मुनाफा की हम बात कर रहे हैं, जिसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, इसके लिए जो कल फैसला हुआ है कि उसे 12% 13 से कम करके 12% पे लाया जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखने की चीज़ है कि जून 2024 में यही शरह जो है 22% तक थी। यानी बैंक, स्टेट बैंक जो बैंकों को और बैंक फिर आगे जो लोगों को कर्जे दे रहा था वो 22% से ज़्यादा, उसमें अब 3 से 4% सर्विस चार्जेस भी शामिल कर ले तो 25-26% पे जाके लोगों को वो कर्जे मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि वो माशी सरगर्मी जो होती है, जिन इदारों ने, जिन लोगों ने पर्सनल फाइनेंसिंग चाहे हो चाहे इदारों की फाइनेंसिंग हो, तो वो लोग उसे हाथ खींच लेते हैं कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हम नहीं दे सकते, तो जिसकी वजह से एक पूरी माशी सरगर्मी रुक जाती है। इसलिए कारोबारी तबके की बड़े अरसे से ये डिमांड थी कि इसको कम किया जाए, किसी तरह भी कम किया जाए, लेकिन हुकूमत का यही था कि जब तक इन्फ्लेशन रेट, जिसे हम महंगाई की शरह कहते हैं, वो कम नहीं होती, इस पे हम अमल नहीं कर सकते। और स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इसमें बिल्कुल खुद मुख्तार होती है, उसमें हुकूमत का इतना अमल दखल नहीं होता, वो अपने तमाम तर फिगर्स देख के उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि इस पर किस तरह होना है। तो अब ये जैसे कि कहा जा रहा है कि 4.1% पे इन्फ्लेशन रेट आ गया है, यानी महंगाई मौजूद है, जहाँ भी रेट हैं इस वक्त मौजूद है। पहले जो इजाफा 30% 35% की शरह से हो रहा था चीज़ों की कीमत में, अब वो 4.1% से दिसंबर में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसे बहुत ज़्यादा नहीं ख्याल किया जाता। गो के तरक्की याफ्ता ममालिक में ये तकरीबन 1% या 1.5% के करीब होता है। अच्छा, जो अच्छे डेवलप्ड कंट्री जिन्हें कहा जाता है कि महंगाई वहाँ नहीं बढ़ती, तो वहाँ ये 1% से भी कम रिकॉर्ड किया जाता है कि चीज़ें, कीमतें स्टेबल रहती हैं सारा साल। अब अगर 4.1% है, महंगाई तो अब भी होगी, लेकिन 4.1% की शरह से दिसंबर में हुई, और आगे भी जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है वो तकरीबन
5 से 7% तक किया जा रहा है कि साल भर में जो होगा। तो यकीनी तौर पे कारोबारी तबके का एक बहुत बड़ी डिमांड बतदरीज पूरी की जा रही है। ठीक है। गो के कारोबारी तबके का कहना यह है कि जहाँ पर शरह सूद इस वक्त है इसे मज़ीद कम किया जा सकता है और इसे सिंगल डिजिट में लाया जा सकता है, यानी कि 10% से कम पर भी लाया जा सकता है, जिससे ना सिर्फ नहीं तो ये पॉसिबल है, आपको लगता है फिजिबल है ये बिल्कुल सिंगल डिजिट पे बिल्कुल आना बिल्कुल शरह सूद? सिंगल डिजिट में आ सकती है और ये रही है। पाकिस्तान में ही सिंगल डिजिट में 7% 8% पे रही है। ये कोई अनहोनी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ आपके माशी इशारे अगर बेहतर होते हैं, इन्फ्लेशन रेट जैसे कि मुसलसल कम हो रहा है, तो अब ये आमतौर पे 2 माह के लिए जारी की जाती है मालियाती पॉलिसी या ज़री पॉलिसी जो होती है। तो 2 माह से पहले भी ये कमेटी जो इजलास करके अपना रिवाइज कर सकती है। जी। तो अब भी ये इम्कान मौजूद है कि हो सकता है कि 1% मजीद आइंदा 1 माह के दौरान या 2 माह के दौरान मजीद कम कर दिया जाए। और इसमें कोई शक नहीं कि ये सिंगल डिजिट में इसको लाने के लिए लाया जा सकता है और लाया जाएगा। जो अगर आपकी पॉलिसीज अच्छी हो, अगर आप फैसले सही करें, बेहतर करें, तो ये सिंगल डिजिट पे भी आ सकती है शरह सूद। तो अब्दुल कादिर, आपसे बात करना चाहूँगी, अभी जो ये बताया जा रहा है कि अगले 2 महीने के लिए शरह सूद में कमी की गई है 1% खास तौर पर, ये 1% की तजवीज़ दी गई थी या इससे ज़्यादा की दी गई थी और 1% कम की? अच्छा, इसमें इस तरह है कि ये जो स्टेट बैंक का जो पूरा सिस्टम है ना, इसमें तजवीज़ जो है ना वो सिर्फ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे वो ताजर हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों या इन्वेस्टर्स हों, उनकी जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि जो है वो इसको सिंगल डिजिट पे लेके आया जाए, चाहे 9% कर दें, क्योंकि वो भी सिंगल डिजिट है। लेकिन और उसके साथ वजह भी ये बताई जा रही थी कि अगर महंगाई की शरह जो है 4.1% या 4 जो है वो फीसद है, तो उसमें 3% या 5% का भी अगर इजाफा रख के जो है वो गैप रख के अगर शरह सूद को या इंटरेस्ट रेट को रखा जाए तो वो 9% बनता है। तो अभी तो 9% नहीं हुआ, अभी थोड़ा से जो है वो कारोबारी बरादरी को मज़ीद जो है वो डिमांड्स करनी पड़ेंगी अगले 2 महीने के लिए। लेकिन ये भी एक खुशाइन चीज़ ये है कि मुसलसल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो अभी 12% पे आई है, यानी कि ये 10% तक कम हो चुकी है। जब ये हुकूमत आई थी तब कितनी थी? नहीं, और ये जून में, अब ये बजट में जो है ना फिस्कल ईयर में जो है उसको देखा जाता है, और फिस्कल ईयर में जो है वो ये 22% से जो है वो अब 12% पे आ चुकी है। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि महंगाई जो है वो 38% पे थी, यानी कि एक जो भी खाने पीने की चीज़ लगा लें, कोई भी सब्ज़ी है या घी है या चीनी है या आटा है, अगर वो 100 रुपए किलो है तो साल बाद उसकी कीमत 138 रुपए होगी उसकी, क्योंकि जो उसकी महंगे होने की रफ्तार थी वो 38% थी। लेकिन अब जो है वो रफ्तार जो है उसको कंट्रोल कर करके जो है वो उसको खासा जो है वो कम किया गया, 4.1% पे लेके आए। ठीक है, अब भी लोगों की कुव्वत खरीद जो है अब अगर होगा तो वो 104 रुपए होगा। हाँ, ये स्पीड कम हो गई सरकारी है ना, तो 104 रुपए हो गया। जी बिल्कुल, जो हमारे पास इस वक्त जो डाटा जो है उसके मुताबिक जो है वो 4.1% है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों की कुव्वत खरीद को जो है वो भी मजबूत करना या बढ़ाना जो है ना वो भी ज़रूरी है। उसके लिए सिर्फ एक ही जो है वो हल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ को जनरेट करें। तो ये जो शरह सूद कम हो रही है, इससे जो छोटी ताजर बरादरी है उसको क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या वो इक्विप्ड होगी या वो अपनी कह लें कि जो सरगर्मियां हैं ख़ास तौर पर इस तरह की जिसमें कारोबारी चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होता है, वो बेहतर होगा उनके लिए? इसमें सबसे ज़्यादा जो शरह सूद के ऊपर जो सबसे ज़्यादा आवाज़ भी जो तबका उठाता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट उठाता है, और ख़ुसूसी तौर पे जो एक्सपोर्टर होता है वो उठाता है कि मुझे इतना भारी इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो पैसे उठा के जो है अपनी प्रोडक्ट तैयार करनी पड़ रही है, जबकि मेरी जो उसमें बचत है या जो मेरी उसमें जो मेरा जो उसके अंदर जो कमीशन है या वो इंतहाई कम है। इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इससे खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये नहीं कहेंगे कि ये एक गैर मामूली फ़र्क होगा। गैर मामूली फ़र्क उस वक्त होगा जब एनर्जी कॉस्ट, जिसको तवानाई में जो है जिसको कहते हैं तवानाई की लागत, जिसमें बिजली और गैस शामिल है, जब तक वो कम नहीं होगी तब तक जो है वो हमारी इंडस्ट्री, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ हों या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हों, उनको तब तक नहीं फ़र्क पड़ेगा जब तक उनकी एनर्जी कास्ट, क्योंकि जब तक पैदावारी लागत कम नहीं होगी तब तक जो है वो सनती पैदावार
पैदावार नहीं बढ़ेगी, और सनती पैदावार बढ़ेगी और सनतें चलेंगी तो मार्केट में भी जो है वो हमारे गहमा गहमी होगी और उसके साथ साथ जो है सप्लाई ज़्यादा होगी। लेकिन हमारी जो तिजारत है उसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो इम्पोर्ट पे है। क्योंकि हम जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। हमें ज़्यादा जो हुकूमत को जो सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में वो इम्पोर्ट सब्सिट्यूट पे है, यानी कि जो हम दरामद कर रहे हैं उसके मुतबादल के तौर पे यहाँ पे वो चीज़ें बनाई जाएं। और जितने भी यहाँ पे मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज थी वो तो आधी से ज़्यादा तो बंद हो गई है, जिसकी वजह से हमें बाहर से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है जाहिर साहब, जो छोटा कारोबारी तबका है, जो ताजर है, उनको इससे फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है शरह सूद में कमी से? देखें, इसमें एक सीधा सा तो फार्मूला यही है कि अगर हम जैसे कि पहले बात की कि जून से अब तक देखें तो 10% कमी हो गई। तो जो भी शख्स किसी बैंक से कर्ज लेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको 10% कम शरह मुनाफा देनी पड़ेगी। और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होता है उसमें भी उसको फायदा होगा। जो शख्स भी बैंक से लेन देन कर रहा है, बैंक से पैसे ले रहा है, उसको 10% अब कम पैसे देने पड़ेंगे मुनाफे के तौर पे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये जिस वक्त नई ज़री पॉलिसी जारी करते हैं तो स्टेट बैंक एक पूरी रिपोर्ट जारी करता है कि गुज़श्ता चंद माह में क्या हुआ है मईशत का और आइंदा चंद माह में क्या होने वाला है। तो वो उसमें भी एक चीज़ पे अब भी एक कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिसमें ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। कि जो पिछले साल हमारी जो माशी तरक्की थी उसमें इसकी ज़राअत का बहुत बड़ा हाथ था कि हमारी कपास की फसल बहुत अच्छी हुई थी, हमारी गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई थी, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। अब जो आने वाले दिन हैं, अब ख़ास तौर पे आपकी जो इस वक्त तक कपास आई है मार्केट में वो गुज़श्ता बरस से तकरीबन 40% कम इस वक्त मार्केटों में आई है। जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमारी फसल कम हुई। अब उसका एक तो नुकसान ये होगा कि आप जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसे बाहर से मंगवानी पड़ेगी, वो जो कॉटन है उसके लिए आपको दोबारा डॉलर जो है बाहर देने पड़ेंगे। और जो सबसे बड़ा इस वक्त एक चीज़ सामने आ रही है, हो सकता है कि इस साल उसके इतने असरात सामने ना आए क्योंकि हमारे पास स्टॉक अभी मौजूद है गंदम का, कि गंदम की काश्त भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्त तक स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी इस चीज़ का खदशा जाहिर किया है कि वो उसमें कमी हो सकती है गुज़श्ता बरस के मुकाबले में। तो गुज़श्ता बरस उन्होंने उनसे खरीदी नहीं किसानों से, तो उनका वो मोराल डाउन हो गया। उन्होंने नई काश्तकार की होगी, उन्होंने पैदावार नहीं उतनी की होगी जितनी उनको चाहिए। जो गंदम का काश्तकार है उसकी सबसे बड़ी मंडी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले साल खरीदी नहीं और इस दफा भी इमदादी कीमत देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि जो है हमारा IMF उसने कहा जी आपने इमदादी कीमत नहीं लगानी। और इसी तरह GDP की जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में बताई गई है तकरीबन 3.5% तक उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि हम 2025 में इसे टच करेंगे। लेकिन उसमें फिर ये कंडीशनल की गई है कि उसमें हमने देखना है कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किस किस्म की कारकर्दगी दिखाता है। अगर तो बेहतर हुई तो यकीनन 3.5 तक अगर हम पहुँचते हैं, 0.9% से लेके अगर 3.5 तक हम पहुँचते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस साल 1.5 साल के अंदर। लेकिन उसके बाद तमाम तर जो इन्हसार है वो ज़रई शोबे पर है। ज़रई शोबा आपका किस तरह रिएक्ट कर रहा है। जो अब तक के इशारे हैं उसमें ना तो कपास की बेहतर पैदावार सामने आ रही है, ना ही गंदम की सामने आ रही है। ये बहुत बड़े ड्रॉबैक है। और इन्फ्लेशन का सबसे जो बड़ा असर पड़ता है वो इसी पे पड़ता है कि आपका जो किसान जिस वक्त उसके पास पैसा नहीं होता तो आपकी मार्केटें सुनसान हो जाती हैं। जिस वक्त किसान के पास पैसा आता है तो किसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो ऐसा होता है कि उसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। किसानों को दिया तो जा रहा है किसान कार्ड, ट्रैक्टर्स और ये सारी चीजें, उसका कोई फायदा नहीं है ना फिर उसको। वो अपनी जगह पे जरूर है, उसके कई महदूद फायदे जरूर होंगे, लेकिन किसान हमारा एक ऐसा आइटम है कि जिसकी हालत, जिसकी जेब में जिस वक्त पैसा आता है तो आपकी पूरी मईशत सर्कुलेट कर जाती है, क्योंकि उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे है। किसी के पास साइकिल है, जिसके पास पैसा आएगा वो मोटरसाइकिल खरीदेगा, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो गाड़ी खरीदेगा, जिसके पास छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी खरीदेगा। इसी तरह जिसके पास कच्चा घर है वो पक्का घर करने की सोचेगा। तो ये चीज़ जिस वक्त किसान के पास पैसा नहीं होगा तो आपकी पूरी मईशत रुक जाती है। इसलिए जो GDP का टारगेट इस वक्त 3.5 रखा गया है वो अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ज़रई सेक्टर किसी हद तक काम करे। और इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो आपका तामीराती शोबा है जो कि सबसे अहम किरदार कहते हैं कि जैसे 40 इंडस्ट्री जिसके साथ चलती है उसके लिए भी कोई अच्छी उम्मीद जाहिर नहीं की गई। उसमें यही कहा गया कि उसमें ठहराव रहेगा, उसमें जमूद रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि
तामीराती सेक्टर में उस किस्म की एक्टिविटी ना हो जो कि जीडीपी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अब देखते हैं कि अब तक के जो इशारियाँ हैं वो गो के बेहतर हैं, लेकिन अभी बहुत करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए 8% या 9% तक अगर तरक्की की शरह हो तो मुनासिब ख्याल की जाती है। बिल्कुल ऐसे तो ही उससे है। कम हमारे पर जैसी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उसे सिर्फ गुजारा कहा जा सकता है, 3%, 4%, 5% पे आप कह सकते हैं गुजारा हो रहा है। लेकिन अगर वाकई अगर हमने इंडिपेंडेंट होना है, अपने पाँव पे खड़ा होना, तो 8-9% फिर हमें इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। लेकिन ये क्या ये इसकी वजह से फिर एक आम शख्स जो हम आप अब्दुल कादिर जैसे मार्केट में हम लोग जाते हैं, हमें भी मार्केट में इसका फ़ायदा होगा? शरह सूद में कमी हुई है कि नहीं होगा, या सिर्फ ये जो ताजर बरादरी है, बड़े बड़े लोग हैं या हुकूमत है, सिर्फ उसको ही होगा? नहीं, लाजमी तौर पर माशी सरगर्मी जब बढ़ती है, जब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की पैदावारी कास्ट अगर कम हो जाती है, सही, तो अखलाकी तौर पे या कंपटीशन के दौर में भी अगर कंपेटिटर्स हैं उसके, तो उसके मुकाबले में भी उसे रेट्स अपने कम करने पड़ते हैं। अच्छा। या कम अगर ना भी करे तो कम अज़ कम उसमें इजाफा जो होता है एक बेलगाम किस्म का और होता है वो रुक जाता है। तो आजकल तो यही रिलीफ बहुत है कि अगर आपकी जो चीज़ 1 महीने पहले जिस रेट पे आपको मिली थी उसी रेट पर अगर आज मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपको हुकूमत ने बहुत फैसिलिटेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा सहूलत है। मतलब अब तो इस पे हमें खुश यकीनन हुआ जा सकता है कि यकीनन ये जो शराब मुनाफा, हम शुक्र अदा करें कि 2 माह से कीमत 2 माह से कीमत नहीं बढ़ी, कम नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन वो बंदा आदी हो जाता है ना। वो कहते हैं कि नई नई बहू आती है तो उसे बड़ा स्मेल आती है, जब घर में रहने की आदी होती है तो वो कहती है वो अब तो ख़त्म होगी मेरे आने से, हालांकि वो आदी हो चुकी होती है। तो अब महंगाई के हम आदी हो गए, इसलिए वो ऐसी बात नहीं है। इसलिए इसको हम अच्छे पैराए में लेना चाहिए इस चीज़ को। अगर स्टेट बैंक की जानिब से ऐसे इक़दाम हो रहे हैं तो करनी चाहिए कि पॉलिसी, जैसा कि मदनी कह रहा था कि अगर हम ऐसी पॉलिसियाँ बना लें तो कोई मसला नहीं है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं आई, वहाँ कोई अनहोनी नहीं हो गई, वहाँ कोई ऐसी काम नहीं होगा कि वहाँ पे जो हम नहीं कर सकते। हम भी सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन अपनी बेहतर करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी खलूस नीयत की ज़रूरत है, सोचना चाहिए कि हमने करना क्या है और उस पर फिर करें हम। तो थोड़े से अगर अशराफिया जो है, जिसे हम अशराफिया कहते हैं, एलीट क्लास कहते हैं, उसमें हुक्मरान भी आ जाते हैं, दीगर तबके भी आ जाते हैं, वो अगर 1-2 साल अपने हाथ थोड़े उनके रोक दिए जाएं, कुछ नहीं होगा उनको, लेकिन आपकी मईशत चल पड़ेगी। और किसी ना किसी तरह अगर सरमायाकारी का माहौल बेहतर कर दे हुकूमत, कि लोगों के पास पैसा इस वक्त बेशुमार है, इसमें कोई शक नहीं कि जिनके पास पैसा है बेशुमार है, कि उन्हें आगे मौका नहीं मिल रहा कि वो उसे खर्च कहाँ करें। वो इंडस्ट्री लगाने जाता है तो उसे इंडस्ट्री के लिए माहौल नहीं मिलता, कोई कारोबार करने जाता है तो वो दुकान के किराया और पगड़ी और पता नहीं क्या कुछ होता है, वो इतना होता है कि वो कहता है नहीं यार, इससे मैं बस बाहर से ही ऑनलाइन चीज़ को खरीद के मंगवा के यहाँ बेच दूँ मार्केट में, अल्लाह खैर सल्ला। तो वो अपने पैसे को सर्कुलेट करता रहता है। आप जो जितनी हमारी थोक मार्केट है वहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ यही हो रहा है कि जो इन्वेस्टर है वो चाइना आपके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है, वहाँ से कंटेनर्स आते हैं, वो थोक मार्केट में उतरता है, वो अपना बीच में से प्रॉफिट निकालता है और अल्लाह खैर सल्ला। यानी वही अगर इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हो तो 200-400 लोगों का घर चले, लेकिन वो सिर्फ जो कंटेनर एक लेके आ रहा ड्राइवर उसका ना, जाहिद साहब इतने टैक्सेस हैं, कोई सहूलत तो दी नहीं जा रही है लोगों को। आपने बात की, हमारे यहाँ जो भी पॉलिसी बनती है वो आवाम के मफाद के लिए नहीं बनती, वो सिर्फ पॉलिसी इसलिए बनती कि इससे जो स्टेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकती है टैक्स की महसूलात की मद में। मिसाल के तौर पे अब जब बजट आया था जून में 2024 में, हमने सुना जी कि ये जो पुरताइश आसाइशी जो अशियाँ हैं उन पे टैक्स लग जाएंगे। बाबा उसके ऊपर टैक्स लगाया आपने, अच्छी बात है, लेकिन आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया कि एक जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके मुतबादल के तौर पे जो पाकिस्तान में बनाया जाए उसके लिए क्या पॉलिसी दी? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इंपोर्ट बंद हो जाएगी तो FBR का जो एक लंबा चौड़ा हदफ है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा, अब हैरान कुन तौर पे ये जितनी भी एक बजट के अंदर जो है वो अक्सर हम बात करते हैं कि एक बजट के अंदर जो है वो पता चलता है जी लग्जरी गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ गया है, अगले बजट पे कम हो गया होता है। क्यों कम हो जाता है? वो जी वो जो अफसरशाही वो कहती है जी कि साहब जी वो टैक्स जेड़ा है ना वो घट लोग गड्डियां घट खरीदन दे ने, टैक्स ज़्यादा है, तुसी थोड़ा जिहा टैक्स घटा दो तो गड्डियां ज़्यादा। वो ये इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए अगर पॉलिसी लानी है ना, तो ये वो मुश्किल फैसले हैं जो आपको लेने पड़ेंगे कि जी हमें अब यहाँ पर चीज़ें बनाना पड़ेंगी
और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हमें जाना पड़ेगा। जो हमारा तजारती खसारा है उसको जो है वो हमने कम किया, उसे ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है ना वो उसको हम मोटिवेट कर सकें, उसे हम जो है ना आगे लेकर जा सकें। तो उसके लिए हमें छोटी इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी, फैक्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी और उनके लिए एक साजगार माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे साथ जाहिद आबिद साहब मौजूद थे, अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और हम शरह सूद में मज़ीद कमी के हवाले से बात कर रहे थे और उससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी मौशी हालत को, उस पर हमने बात की। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं बिजली चोरों के हवाले से। ख़ास तौर पर 62 बिजली चोरों के गिर्द जो है ना वो अब घेरा मज़ीद तंग किया जा रहा है। मुख्तलिफ हम देखते हैं कि मकामात पर जो है भारी बिजली चोरी की जा रही होती है और बहुत सारे असर रसूख वाले ऐसे इलाके हैं, ऐसे मामलात हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लेस्को छापा मारते हुए भी शायद कहीं ना कहीं डरता था या अगर वो अमला वहाँ पे पहुँच भी जाता था तो उनको डराया धमकाया जाता था, अमले को मारा पीटा जाता था। अब जो है ना वो ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि बिजली चोरों के खिलाफ अब एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। उस ग्रैंड ऑपरेशन में जो है ना रेंजर्स के जो है ना मदद ली गई है और अब उस ऑपरेशन में रेंजर्स मुलव्वस हो गई है। अब वो मज़ीद उसकी स्पीड जो है ना वो तेज़ हो गई है। तो बताया जा रहा है कि लेस्को ने गुज़श्ता 16 महीने की कार्रवाइयों में तकरीबन 7 अरब की बिजली चोरी पकड़ी है और ये 7 सितंबर से 2023 से 5 जनवरी 2025 तक ये 16 महीने के ऑपरेशन किए गए हैं और इसमें ये सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो मज़ीद इसमें बात कर लेते हैं कि रिकवरी किस तरह होगी, क्या प्लान आउट किया गया है, इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। राना फ़ाद अमीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फ़ाद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ़ाद साहब, बताइए, ये बिजली चोरी पकड़ी जा रही है, मज़ीद जो है घेरा वो तंग किया जा रहा है ख़ासतौर पर बाअसर चोरों के ख़िलाफ़, तो कौन कौन से इलाके इसमें शामिल हैं अगर लाहौर की बिलखसूस बात कर ली जाए तो? देखिए, बिजली चोरी मुहिम जो इंसदाद बिजली चोरी मुहिम है उसको तकरीबन 16 माह हो चुके हैं। ठीक है। 2023 में 7 सितंबर 2023 में ये जो है वो मुहिम का आगाज़ किया गया था और उसके बाद अब तक ये मुहिम जो है वो लेस्को की तरफ से जारी व सारी रही है। मुख्तलिफ जो है वो अगर देखा जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार अगर देखे जाएँ तो 400 से 450 500 बिजली चोर पकड़े जा रहे थे रोज़ाना की बुनियाद पर। जो हमें लेस्को की तरफ से अदाद-ओ-शुमार मिल रहे थे उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो जो है वो उनसे उनके कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा रहे थे, उन्हें डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए जा रहे थे, उन पर मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे थे। अच्छा, इस सारे टेन्योर में मैं आपको एक बात बताऊं कि मसला ये था कि जो बासर बिजली चोर थे या बड़े बिजली चोर थे, सियासी पुश्तपनाही पर जो है वो बिजली चोरी करते थे, असर रसूख वाले थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही थी। और इस सारे अरसे में बहुत से ऐसे भी मामलात हुए कि किसी का मीटर ख़राब हो गया क्योंकि टारगेट दे दिया जाता था इंतज़ामिया की तरफ से हर STO को, भाई आपने 5 FIR करनी है, हर सूरत करनी है। अब वो होता क्या था, किसी बंदे का बेचारे का मीटर ख़राब है सारिफ का, उसको भी बिजली चोरी का बिल, ठीक है, उस पर भी FIR। किसी सारिफ के घर के सामने से जो बिजली की तार गुजरी है वो हल्की सी कहीं से डैमेज है तो उसको बिजली चोरी के मुकदमा उस पर भी डाल दिया। ये वो थे कि जो कि कह लें कि नॉर्मल लोग, नॉर्मल आम लोग, डोमेस्टिक के ऊपर ये किया जा रहा था मामला। उसके बावजूद हर माह, ये रिश्ता 16 माह से ये जारी थी, हर माह लेस्को के लॉसेस में इजाफा होता जा रहा था क्योंकि ओवर बिलिंग पर भी जो है वो काबू नहीं पाया जा रहा था। नहीं, ओवर बिलिंग पर काबू पा लिया गया था। अच्छा, पा लिया गया था। ओके, हाँ जी, वो मैं कैसे काबू पाया गया था वो मैं आपको बताता हूँ कि वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने जब FIA और ये मुतहर्रक हुई सारी टीमें, तो उसका क्या नाम है, जितनी भी ओवर बिलिंग हो रही थी उस पर काबू पाया गया। और लेस्को का जो पहले एक चेहरा दिखाया जा रहा था कि लेस्को बेहतरीन रिकवरी कर रही है और ये सारे मामला चल रहे हैं, बड़े अच्छे, बिजली चोरी की शरह बहुत कम है, जब उस पर काबू पाया गया ओवर बिलिंग पर, तो अगले माह ही जो
लेस्को की थी उसका क्या नाम है लॉसेस, वो इंक्रीज़ कर गए क्योंकि ओवर बिलिंग नहीं हुई थी। ये तो इसको फैब्रिकेट किया जाता था, ओवर बिलिंग करके लॉसेस को कंट्रोल कर लिया जाता था। अच्छा। ये सारे वो दादोशुमार के गोरख धंधे थे, ठीक है। तो वो जब ख़त्म हुए तो उसके बाद लेस्को की असल हालत सामने आई कि इस हर माह जो है वो 40 करोड़ की बिजली चोरी, 50 करोड़ की बिजली चोरी, ठीक है। तो ये 40 करोड़ कभी यूनिट गायब, कभी 20 करोड़ यूनिट गायब, कभी 10 करोड़ यूनिट गायब, यानी कि इस तरह मामला चलते रहे। तो उसके बाद जो है वो मामला लेस्को के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अच्छा, इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान भी लॉसेस बढ़ते रहे। अच्छा। मुकम्मल तौर पर बिजली चोरी ख़त्म नहीं हुई। अब ये एक हफ्ते में जो है वो रेंजर्स, FIA, उसके साथ ISI और दीगर जो खुफिया अदारे हैं उनके सपोर्ट के साथ अब जब ये कार्रवाई की गई है तो अब बड़े बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है। और 1.5 अरब की चोरी हाँ जी, पकड़ी ये सिर्फ गई है। तीन फर्नेस मिले हैं, 3 अच्छा। फर्नेस मिले हैं, हाँ जी, जिनको 1.5 अरब रुपया जो है वो डिटेक्शन बिलों की मद में चार्ज किया गया है, बिजली चोरी का जुर्माना आयद किया गया है जिन पे। ये शालामार का इलाका था, ये जो 9 गो एरिए बन चुके थे लेस्को में। लाहौर में ऐसे कई इलाके थे जहाँ पर लेस्को की टीमें जा नहीं सकती थी, वहाँ पर उनको मार पड़ती थी। मुरीद के कसूर है, शेखपुरा के कई देहात हैं। वो तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि वो तो थोड़ा सा हट जाते थे बाहर ना आ लाहौर जाते से, हैं, हाँ। तो कसूर थोड़ा सा हट गया। वाघा रोड है, हाँ। सब डिवीजन उसकी। हाँ जी, ये सारे इलाके तो थोड़ा सा लाहौर से बाहर निकल जाते थे ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ईस्टर्न सर्कल है, ये 3rd सर्कल जिसको कहा जाता है, ये लाहौर के अंदर है। ये शालामार से आगे सारा, अच्छा, ठीक है ना, बॉर्डर एरिया तक ये सारा इन इलाकों में ऐसे था कि मोबाइल जो ट्रांसफार्मर लगाए थे, जिस तरह ये पकड़े उन्होंने, यानी कि एक ट्रक पे जो लेस्को ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसके मुताबिक मोबाइल ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी की जाती थी। मोबाइल ट्रांसफार्मर वो क्या मैं आपको होता बताता है? हूँ। अब वो होता क्या है, वो एक ट्रक के ऊपर पीछे उन्होंने ट्रांसफार्मर रखा होता था, ठीक है। वो ट्रक जाके किसी भी फैक्ट्री में लग जाता था और जो है वो जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर है उनका जो लगा हुआ है, जिस पे वो आगे मीटर शीटर लगे हुए सारे, हाँ जी, हाँ जी। उसका कनेक्शन ख़त्म करके वो दूसरा कनेक्शन डायरेक्ट उस मोबाइल ट्रांसफार्मर में लगा देते थे। अच्छा, तो वो जितनी देर उन्होंने चलाना है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 10 घंटे, जितना भी उनका टाइम फिक्स है, ये बाकायदा तौर पर सहूलत दी जाती थी। और ये किन की तरफ से सहूलत दी जाती है? ये जो बिजली चोर हैं, बड़े बिजली चोर हैं, ये फैक्ट्रियों को सहूलत देते थे कि भाई हम आपको जो है वो रात सारी बिजली चोरी करवाएंगे, उसके बदले आप हमें पैसे देंगे। अच्छा। और इसमें लेस्को के अपने बड़े इन्वॉल्व हैं मुलाजमीन। ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर कहाँ से आते हैं फिर? वहीं से लेस्को आते के होंगे अपने ना? मुलाजमीन इन्वॉल्व थे। ओके। उसके बाद और मुख्तलिफ इदारों के लोग इन्वॉल्व थे। अच्छा। इस तरह इतनी जल्दी तो आसानी से तो बिजली चोरी नहीं की जा सकती ना। देखें, वो मंथली अगर आप 10 करोड़ की बिजली चोरी करें, मंथली की बात कर रहा हूँ, ये इतनी बिजली चोरी होती थी इस इलाके में। हाँ जी, मंथली अगर आप 10 करोड़ की बिजली चोरी करवा रहे हैं, 10 करोड़ ले रहे हैं, 2-3 करोड़ वो 4 करोड़ 5 करोड़ इनको दे देते थे, बाकी अपना उनका फैक्ट्री मालकान भी खुश, क्योंकि जिनका बिल 2 करोड़ आता था वो उस ट्रांसफार्मर के जरिए बिजली चोरी जब वो करते थे तो उनका बिल 50 लाख, 70 लाख, 60 लाख आ जाता था। 1.5-2 लाख रुपए उनको 1.5-2 करोड़ रुपये फ़ायदा हो जाता था। वही वो 40-50 लाख रुपए उनको दे देते थे, ठीक है ना। तो ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह चल रहे थे वहाँ पर इन एरियाज़ में, जो अब पकड़े जा रहे हैं। यानी कि वो ग्रोह तो अभी पकड़े नहीं जा रहे, जो फैक्ट्रियाँ बिजली चोरी कर रही हैं वो पकड़ी जा रही हैं। अच्छा। ये आप शालामार के आगे महमूद बूटी और ये वो आप तुर्की रोड पे चले जाएं, सारी फैक्ट्रियाँ थी और उनमें बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ जो बिजली चोरी करती थी। तो अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पकड़े तो गए, ठीक है, रिकवरी होगी कि नहीं? अब उनको 1 अरब रुपए, 1.5 अरब रुपए की जो है वो सिर्फ 3 फर्नेस मिलों को 1.5 अरब रुपए का जुर्माना किया गया, जिनमें सिर्फ एक फर्नेस जो मिल है उसको 1 अरब रुपए का जुर्माना किया गया। अच्छा, हाँ जी, ओके, ठीक है, ओके। उसके बाद अच्छा आप ये देखें कि वो पकड़े गए, अब उनके कनेक्शन मुनक़ता हैं। अब मसला है रिकवरी का। रिकवरी कैसे करनी है आपने? अगर मैं आपको थोड़े से दादोशुमार बता दूं, लेस्को के जो 16 माह में लेस्को ने कार्रवाइयाँ की हैं बिजली चोरों के खिलाफ, और इस 16 माह में 7 अरब रुपए की जो है वो उन्होंने उसका क्या नाम है जुर्माने किए। अच्छा, सही। लेस्को ने
तो वो 7 अरब रिकवर हुए कि नहीं? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं अभी तक उसमें से 20% या 30% शायद रिकवरी हुई थी। ये 30 वो 7 अरब अलग है और ये जो 1.5 अरब है ये अलग है। ये वो 3 बड़ी चोरियां हैं जो कि तारीख में पहली दफा इतनी बड़ी पहली दफा पकड़ी गई हैं। वो भी इतनी बड़ी जो है ना स्केल पर चोरी की जा रही थी। लेस्को ने जो 7 सितंबर 2023 से ये मुहिम शुरू की थी और 5 जनवरी तक 2025 तक ऑपरेशन किया है। जो इनके अदादो शुमार है उसमें 1,76,802 बिजली चोर पकड़े गए थे। ठीक है, 1,64,469 मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। अच्छा, उसमें से 45,667 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया, उनको मौका से गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद खैर वो जमानते करवा लेते हैं। अच्छा, 1,69,000 इसमें 1,69,271 जो है वो घरेलू सार्फिन थे। उसके बाद 5,461 कमर्शियल कनेक्शन थे जिनमें कोई दुकानें आ गई हैं, कोई कारखाने आ गए, इस तरह की चीजें आ गई हैं। ठीक है, 5,461 कमर्शियल, 1,712 ज़रई 1,712 ज़रई कनेक्शन कौन से हैं? जो ट्यूबवेल्स पे लगे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो अगर आप ये थोड़ा सा बहुत कम फिगर जो है इन्होंने पकड़े हैं। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो बहुत बिजली चोरी है ट्यूबवेल्स पे। अच्छा, और ये खुद करवाते हैं। अच्छा, हाँ जी, मुलाजमीन। अच्छा, सही है। और 359 इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है वो पकड़े गए थे बिजली चोरी में और इनको 18,20,14,141 यूनिट जो है वो डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए, जिनकी कुल मालियत बनती है 6 अरब 91 करोड़ 22,99,654 रुपए बनती है। यानी लेकिन इनमें रिकवर कितना किया है? ये 6 अरब में से रिकवर कितना किया है? 6 अरब में से इनका मेरे ख्याल में 35% जो है वो रिकवरी हो सकी है। अभी 35 से 40% इधर कंफर्म मुझे मेरे ज़हन में अभी वो फिगर मैं नहीं देख सका। 35 से 40% जो है वो मेरे ख्याल में रिकवरी है। अभी रिकवरेबल बहुत सी अमाउंट है लेस्को की। चले लाहौर में नहीं, अपनी डिवीजन में देख लें। आपकी अपनी डिवीजन में हो रही थी, आप कहाँ थे? क्यों नहीं आज तक पकड़ सके आपने कभी उनके साथ थे ना, इसलिए नहीं पकड़ सके। कभी उनसे पूछा जाए ना कि भाई आपने कभी इसको हाईलाइट किया, कभी आपने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई कि भाई 1.5 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और वायर ट्रांसफार्मर के जरिए बिजली चोरी। आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? वो ट्रांसफार्मर कहाँ से आया? हाँ जी, वो कहाँ से आते हैं? ये सारी सारी चीजें जो हैं वो उनसे पूछी नहीं तो चाहिए ना। ये तहकीकाती इदारा है, FIA भी तहकीकाती इदारा है। FIA से पूछे जाए कि भाई आपकी तहकीकात किधर है? तो ये तो इदारों ने पूछना है, तो हुकूमत ने पूछना है ना इन इदारों से। चिराग तलंदेरा वज़ीर आज़म को ये बिल्कुल पूछेंगे। जो मुझे लगता है कि जो सूरत हाल जैसे सामने आई है, पूछना तो चाहिए कि 1.5 अरब रुपए की बिजली चोरी आपने यहाँ से पकड़ी है। ये जरूरी तो नहीं कि आज से ही हो रही है, वो कब से चल रही थी फर्नेस मिलें। वो ये तो सिर्फ 3 पकड़ी गई हैं, वहां और कितनी ज्यादा होंगी? वहां पर सैकड़ों की तादाद में मिल रहे हैं इस एरिया में। तो भाई वहां पर जो हर माह आपको 1 करोड़ यूनिट का या 1.5 करोड़ यूनिट का जो नुकसान आप बर्दाश्त करना पड़ रहा है आपको, वो इन जगहों पे जा रहा है। आपने कभी रिपोर्ट किया कि भाई इन इलाकों में आपने कभी FIR करवाई, आपने कभी शिकायत दर्ज करवाई, आपने कभी हाईलाइट किया कि इस इलाके में बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है? ठीक है, ये तो वो जिम्मेदार भी है ना, ये लोग भी जिम्मेदारान हैं। अगर किसी SHO के इलाके में डकैती होती है या चोरियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, तो वो उसका कसूरवार कौन होता है? ऑब्वियसली हाँ, SHO होता है। ऑब्वियसली वो मुलव्वस होता है, तभी वो चोरियां हो रही होती हैं। अगर वो मुलव्वस नहीं होता तो उसकी नाअहली है। उसकी नाअहली है कि वो उसके नाक के नीचे जो है ना ये वो चोरियां की जा रही हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, दूसरे दिन उसको उड़ा देते हैं। अब ये किसकी नाअहली है कि यहाँ पर लाहौर में कोई नो गो एरिया, तो आप देखेगा लाहौर में कोई नो गो एरिया है, कैसे वो बिजली चोरी करते रहे। ठीक है, तो वो उनको पकड़ा जाना चाहिए। चले ये अच्छा कदम तो उठाया गया है हुकूमत की तरफ से कि ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जो बासर बिजली चोर हैं, जो बड़ी बड़ी मगरमच्छें हैं, जो कि जिनका बिजली चोरी करना हम सबके लिए अजाब बन जाता है कि हमारे बिलों में ज़्यादा कीमत आती है, बिल ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टैक्सेस तो किसकी मद में फिर उस चीज़ को कह लें कि पूरा किया जा रहा होता है जो ख़जाने को लूटा गया होता है।
तो अब देखते हैं कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और रिकवरी रेट कितना होता है। तो हमारे साथ फ़ाद अमीन मौजूद थे। फ़ाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बिजली चोरी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ग्रैंड अलायंस बनाया गया है, मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं वो इसमें मिलकर ये ऑपरेशन कर रहे हैं बासर लोगों के खिलाफ। ऐसे नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।